मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज पावर शेयरिंग के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग आपकी सिविक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आज इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इन 15 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने खुद ये देखा कि चैप्टर के बीच में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो 15 में से 5 क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। फिर 5 क्वेश्चंस हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 या 3 मार्क्स के होते हैं। फिर हम 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड देन लास्ट में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दैट्स व्हाई वी विल डू क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से एंड ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज with respect to the concept of power sharing, which of the following statements is not correct about democracy? तो हमें बताना है कि पावर शेयरिंग के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इसमें बताना है आपको कि पावर शेयरिंग के कंसेप्ट के बेसिस पर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। So first option is people rule themselves through representatives and institutions of self-governments in a democracy। ये तो सही है कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल अपने आप को रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके। हम ऐसे ही करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं एंड वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं एंड हमें मतलब गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। सो पीपल क्या करते हैं, पीपल रूल देमसेल्व्स, पीपल खुद रूल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट है पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर एंड दिस पावर मस्ट बी शेयर्ड अमंग देम। ये भी सही है कि जो पीपल हैं वही सोर्स हैं सारी पॉलिटिकल पावर का एंड ये जो पावर है ये उन सभी के बीच में शेयर्ड होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करेंगे तो उन्हें पावर नहीं मिलेगी, वो अपनी गवर्नमेंट को बना ही नहीं पाएंगे। तो जो सारी पॉलिटिकल पावर है वो इनडायरेक्टली लोगों के पास है, पीपल के पास है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ये जो पावर है वो इन लोगों में, पीपल में डिवाइडेड होनी चाहिए। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑब्वियसली इट इज करेक्ट। अगली स्टेटमेंट है डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन गिविंग रिस्पेक्ट टू एथनिकली डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये बिलीव किया जाता है कि जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, जितने भी और दूसरे डाइवर्स ग्रुप्स हैं, अलग अलग व्यूज हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, उन सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा ही होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप या फिर कोई रिलीजन ऊपर है एंड कोई दूसरा रिलीजन नीचे है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सभी एथनिक ग्रुप्स को, सभी डाइवर्स ग्रुप्स को, सभी के ओपिनियन मैटर करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी डज नॉट allow the citizens to participate in the political process because power is only shared among the representatives। ये स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि डेमोक्रेसी ये अलाउ नहीं करता कि सिटीजन्स पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि जो पावर है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है। ऐसा तो नहीं है, अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करेंगे ही नहीं तो उनके पास पावर नहीं होगी ना। सो इनडायरेक्टली द पॉलिटिकल पावर इज विद द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एंड जो सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। जब हमें गवर्नमेंट की कोई डिसीजन हमें सही नहीं लगता, गलत लगता है, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट। तो जो पॉलिटिकल पावर है वो सिटीजन्स के पास होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स ही अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें यही बताना था कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज which one of the following elements is not included in the बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम कंट्री का जो मॉडल था उसमें कौन सा एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन इज डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द, यहाँ पर कॉलिंग नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल आएगा, शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। ये तो था बेल्जियम के मॉडल में
कि वहाँ पर क्या था कि जो पार्लियामेंट है बेल्जियम का, उसमें जो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, यही दो एथनिक ग्रुप्स थे बेल्जियम कंट्री में, तो इन दोनों एथनिक ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन इक्वल था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है एंड ये एलिमेंट था बेल्जियम मॉडल में, ठीक है। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल थे गवर्नमेंट में, 50-50% उनका रिप्रेजेंटेशन था। सो दिस इज अ एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी एक बेल्जियम मॉडल का एलिमेंट है। ये स्टेट बिल्कुल सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई थी ताकि वो अपने लेवल पर डिसीजन ले पाए, बिकॉज चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। और हमने बेल्जियम के केस में देखा था कि पावर को बहुत अच्छे से शेयर किया गया था गवर्नमेंट के लेवल्स में एंड अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में, तो इस वजह से कोई वहाँ पर डिस्प्यूट या इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं आई। तो ये एलिमेंट था बेल्जियम के मॉडल में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई थी, काफ़ी ऐसी पावर्स थी जो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई थी। सो पावर को शेयर किया गया था बेल्जियम में। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये भी सही है। ब्रसेल्स क्या है? ब्रसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। तो ब्रसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट थी, बिकॉज वहाँ पर जो एथनिक कॉम्पोजिशन थी वो अलग थी। तो ब्रसेल्स की जो गवर्नमेंट थी उसमें दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। ये भी बिल्कुल सही है। जो फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग लोग थे उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, 50-50% रिप्रेजेंटेशन था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी एक एलिमेंट था, ये भी एक एलिमेंट है बेल्जियम मॉडल का। ओके, next is there is a community government which has special powers of administration. This is the wrong statement. ये बेल्जियम मॉडल का एलिमेंट नहीं है। देखो, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट तो थी लेकिन उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई पावर नहीं थी। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड एंड एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज को ही सॉल्व कर सकती थी, उनमें इंटरफियर कर सकती थी। सो इन इश्यूज से रिलेटेड पावर थी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थी। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसके पास पावर थी फॉर द इश्यूज रिलेटेड टू कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, ये बेल्जियम मॉडल का एलिमेंट नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, now let's move on to third question. Third question है, which one of the following measures does not establish Sinhala supremacy in Sri Lanka? तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2020 बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा मेजर नहीं लिया गया था सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए श्रीलंका में। हमें पता है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में ये मेजॉरिटेनियन जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो किया गया था। मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी उसकी डोमिनेशन को इस्टेब्लिश कर दिया था श्रीलंका में। हमें पता है कि श्रीलंका में जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो मेजॉरिटी में थे एंड तमिल बोलने वाले जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। एंड सिन्हाला में हमें क्या देखने को मिला कि जो मेजॉरिटी थी उसने अपनी डोमिनेशन को इस्टेब्लिश कर लिया था, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कम्युनिटीज़ के बीच में एंड हमें सिविल वॉर देखने को मिला श्रीलंका में। ठीक है, तो अब श्रीलंका में ये सिन्हाला स्पीकर्स की डोमिनेशन को, सिन्हाला स्पीकर्स की सुप्रीमेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किए, कुछ मेजर्स उठाए, कुछ स्टेप्स उठाए, जिस वजह से सिन्हाला जो लैंग्वेज थी, सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई। तो हमें बताना है कि कौन से जो ऐसे मेजर्स हैं नहीं लिए गए थे, कौन सा इसमें से ऐसा मेजर है जो नहीं लिया गया था फॉर इस्टेब्लिशिंग द सिन्हाला सुप्रीमेसी इन श्रीलंका, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तो बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की उसने 1956 में एक एक्ट पास किया था एंड इस एक्ट के थ्रू उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को सिन्हाला लैंग्वेज को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था श्रीलंका का। जबकि श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग भी थे, तमिल लैंग्वेज भी बोलते थे, तमिल को उन्होंने इग्नोर करके सिर्फ सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। सो दिस मेजर वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट। हमें बताना है कौन सा मेजर नहीं लिया गया था। देन सेकेंड ऑप्शन है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ये भी सही है, ऐसा भी किया गया था। जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था कि जो सिन्हलीज, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफर करा जाने लगा, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी। एंड जो तमिल बोलने वाले थे उनको उनके इंटरेस्ट को एंड उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा। सो दिस
ऑल्सो हैपेंड इन श्रीलंका। ये मेजर लिया गया था, गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें प्रेफरेंस दी जाने लगी जो लोग सिन्हाला बोलते थे, बिकॉज दे बिलोंग टू द मेजोरिटी। ठीक है, तो ये भी हुआ था। देन द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, ये भी हुआ था। दिस मेजर वॉज ऑल्सो टेकन बाय द गवर्नमेंट। हमें पता है कि जो सिन्हाला स्पीकर थे श्रीलंका में, वो ज़्यादातर बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। तो बुद्धिज्म, अब सिन्हाला मेजोरिटी डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को भी उन्होंने फॉस्टर करना स्टार्ट कर दिया, बुद्धिज्म को उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज बुद्धिज्म वॉज ऑल्सो इन द मेजोरिटी। जो मेजोरिटी रिलीजन था वो बुद्धिज्म ही था, जबकि मुस्लिम लोग भी थे, क्रिश्चियन लोग भी थे श्रीलंका में, उनको इग्नोर करके सिर्फ बुद्धिज्म को ही उनको बुद्धिज्म को ही फॉस्टर करने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। ठीक है, सो द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, ये भी गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप्स उठाए। सो ये तीनों तो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। डी ऑप्शन है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू श्रीलंकन तमिल्स। क्या ऐसा हुआ था? नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली अपोजिट। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल ही नहीं रहे थे, उल्टा तो उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था। हमें पता है कि श्रीलंका में सिन्हाला बोलने वाले लोग थे एंड तमिल बोलने वाले लोग थे। तमिल बोलने वाले में जो तमिल स्पीकर्स थे उनमें कुछ श्रीलंकन तमिल्स थे, कुछ इंडियन तमिल्स थे। ठीक है, तो जो तमिल स्पीकर्स थे उनको पॉलिटिकल राइट्स इक्वली नहीं मिल रहे थे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही थी, जो जॉब्स थी उनमें उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया था बिल्कुल, बिकॉज सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। तो पॉलिटिकल राइट्स तो श्रीलंकन तमिल्स को मिल ही नहीं रहे थे। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था, बल्कि इसका अपोजिट हुआ था। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये मेजर नहीं लिया गया था सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए श्रीलंका में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिकॉज हमें यही बताना था कि कौन सा मेजर नहीं लिया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो हमें पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। मतलब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके पास इक्वल पावर होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक जो ऑर्गन है उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी। ठीक है, तो अगर कोई एक ऑर्गन अपनी पावर को मिसयूज करेगा तो फिर जो दूसरा ऑर्गन है वो उसको चेक कर सकता है। सो ऐसे जो पावर है उसका बैलेंस बना रहता है इन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। एंड ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा ही होता है, इंडिया में भी ऐसा होता है। ओके, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बेसिस पर हमें सही यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कौन सी यहाँ पर ऑप्शन सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किस में होता है? इन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें किया जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एंड इन तीनों ऑर्गन्स में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो इसे ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। ऐसा नहीं है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज में हम पावर को शेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता है, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जबकि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट के लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। तो जब ऐसे हम पावर को शेयर कर रहे हैं वो होता है वर्टिकल पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बिकॉज दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जब हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इन तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर को शेयर करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, नहीं, ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अमंग डिफरेंट फिशिंग ग्रुप्स, ये भी गलत है। ओके, यहाँ पर ये टाइप गलत हो गया है, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है,
नाउ एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई 2020, 2017 एंड 2016 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ये भी उसी पर बेस्ड है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है डेमोक्रेसीज में, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यही सही है। जब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, पढ़ते ही हमें पता चल गया। ऑप्शन नंबर बी है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, नो, ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल होता है जब हम ऑर्गन्स में करते हैं डिस्ट्रीब्यूट पावर को। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डिफरेंट पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, नो। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। तो ये होगा हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे, अब हम 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो हमें बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन बतानी है कि उसमें कौन से रिलीजियस ग्रुप, लैंग्विस्टिक ग्रुप थे बेल्जियम में। तो एथनिक कॉम्पोजिशन हमें बेल्जियम की बतानी है यहाँ पर। ठीक है, सो बेल्जियम में अबाउट 59% ऑफ बेल्जियम्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अनदर 40% लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। 1% टू द बेल्जियन स्पीक जर्मन। तो देखो बेल्जियम, पूरी जो बेल्जियम कंट्री की जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी 59% पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? फ्लेमिश रीजन में रहती है एंड कौन सी लैंग्वेज बोलती है? डच लैंग्वेज बोलती है। बाकी की जो 49%, हाँ बाकी जो 40% पॉपुलेशन है वो वेलोनिया रीजन में रहती है एंड फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है एंड बाकी के 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डायग्राम से भी समझा देती हूँ। वैसे आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ये पिक्चर से और अच्छे से समझाया गया। मान लो ये पूरा आपका बेल्जियम कंट्री है, तो बेल्जियम कंट्री में देखो ऐसे 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन। तो 59% जो लोग हैं वो यहाँ पर फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो ज्यादातर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मेजॉरिटी जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं एंड वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। बाकी के जो 40% लोग हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में एंड कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब 59 + 40 हो गया 99, तो बाकी के जो 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एथनिक कॉम्पोजिशन है बेल्जियम की। एंड अगर हम ब्रसेल्स की बात करें, ब्रसेल्स क्या है? ब्रसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल। तो बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रसेल्स है उसमें जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ना वो पूरी अलग है। कैसे? देखो 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। यहाँ पर डच आएगा, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। जो ब्रसेल्स में रहने वाले जो लोग हैं, ब्रसेल्स की जो पॉपुलेशन है उसकी 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है एंड 20% जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम बेल्जियम में पूरे एज अ होल हम कंट्री की बात करें तो जो मेजॉरिटी लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं एंड सिर्फ 40% लोग ही फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि अगर हम ब्रसेल्स कैपिटल सिटी की बात करें तो कैपिटल सिटी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, मतलब कैपिटल सिटी में जो मेजॉरिटी है वो फ्रेंच बोलती है। जबकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है, लेकिन ब्रसेल्स में ये मेजॉरिटी में। जबकि अगर हम डच की बात करें तो जो डच लैंग्वेज है वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में बोली जाती है, लेकिन ब्रसेल्स में कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में सिर्फ 20% लोग ही बोलते हैं। तो ये एथनिक कॉम्पोजिशन है बेल्जियम पूरे कंट्री की एंड कैपिटल ब्रसेल्स की। ठीक है, एंड बेल्जियम ने अपनी इस एथनिक कॉम्पोजिशन को, अपनी इस डाइवर्स एथनिक कॉम्पोजिशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया। जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे उन सभी को इक्वली पावर दी, पावर को शेयर किया। ठीक है, पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सारे एथनिक ग्रुप्स का। तो इस वजह से बेल्जियम में पावर को अच्छी तरह से शेयर किया गया, इसलिए कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। जबकि हमने श्रीलंका के एग्जांपल में देखा कि कम्युनिटीज के बीच में पावर को शेयर नहीं किया गया, मेजॉरिटी की डोमिनेशन को इस्टेब्लिश किया गया, इस वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुए। ठीक है, सो ये हमने बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन देखी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन 3 मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका अकॉर्डिंग टू एन एक्ट पास्ड इन 1956। हमें पता है 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ था, तो उस एक्ट के हमें 3 मेजर्स लिखने हैं जो उस एक्ट के थ्रू लिए गए थे। ठीक है, सो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2012 में पूछा जा चुका है। ओके, सो 3 हमें मेजर्स बताने, 3 मेजर्स बाय श्रीलंका आफ्टर पासिंग, 3 मेजर्स टेकन बाय
श्रीलंका आफ्टर पासिंग ऑफ 1956 एक्ट आर, पहला मेजर है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सिन्हाला वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इन द पार्लियामेंट ऑफ सिलोन इन 1956। तो 1956 में जब ये एक्ट पास हुआ तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला को श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तमिल लैंग्वेज को इग्नोर करते हुए। हमें पता है कि श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग भी थे, सिन्हाला बोलने वाले लोग भी थे, लेकिन सिन्हाला बोलने वाले मेजॉरिटी में थे। तो मेजॉरिटी की डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक्ट पास किया एंड इस एक्ट के थ्रू उन्होंने सिन्हाला को ही नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया श्रीलंका का, एंड तमिल को इग्नोर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो तमिल बोलने वाले जो लोग थे उनको एलिनेटेड फील होने लगा, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि हम अपने देश में रह रहे हैं लेकिन हमें अपने देश जैसा उन्हें फील ही नहीं हो रहा था, बिकॉज the government was not listening to their interest and needs। ठीक है, तो ये पहला मेजर था। Then Buddhism was declared as the official religion, state decided to promote and foster it। अब जो मोस्टली जो सिन्हाला स्पीकर्स थे श्रीलंका में वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो मेजॉरिटी में था, ठीक है, जबकि वहाँ पर श्रीलंका में मुस्लिम लोग भी थे एंड अदर रिलीजन के भी लोग थे, क्रिश्चियन लोग भी थे, लेकिन बुद्धिज्म रिलीजन मेजॉरिटी में था। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को ही ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया श्रीलंका का, एंड जो बाकी रिलीजन्स थे उनको इग्नोर कर दिया। ओके, सो ये एक मेजर लिया गया था। एंड जो स्टेट था, मतलब जो श्रीलंका कंट्री है उसको स्टेट यहाँ पर बोला है, उसने बुद्धिज्म को प्रमोट एंड फॉस्टर करने को डिसाइड किया, मतलब बुद्धिज्म को उन्होंने प्रमोट किया और इनकरेज किया, ठीक है, जबकि वो पहले इतना मेजॉरिटी में था, जो बाकी माइनॉरिटी में रिलीजन्स थे उनको इग्नोर कर दिया। तो ये दूसरा मेजर था। देन ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स वर रिजर्व फॉर सिन्हाला पीपल। जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती थी उनको भी उनमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी सिन्हाला बोलने वाले लोगों को, सिन्हाला स्पीकर्स को। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उनको भी रिजर्व कर दिया था सिन्हाला पीपल के लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो तमिल बोलने वाले लोग थे, जो तमिल स्पीकर्स थे, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही थी, उनका वायलेशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एंड दे वर फीलिंग एलिनिएटेड इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स लिए गए थ्रू द एक्ट पास्ड इन 1956 इन श्रीलंका, ठीक है। तो ऐसे आप इसका आंसर लिखोगे इन 3 पॉइंट्स। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हमें जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट क्या है कि डेमोक्रेसी का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जितनी भी जो पॉलिटिकल पावर होती है ना, जितनी भी जो पॉलिटिकल पावर होती है उसके सोर्स होते हैं पीपल। मतलब एक कंट्री में जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल हैं, वही सोर्स हैं सारी पॉलिटिकल पावर का इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसको हमें जस्टिफाई करना है। सो दिस इज ट्रू दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इन डेमोक्रेसी। इट इज सो बिकॉज, तो उसके हमें यहाँ पर रीजंस देने। फर्स्ट रीजन इज इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। हमें पता है कि डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुद गवर्न करते हैं, अपने आप को खुद रूल करते हैं। हमें पता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं, खुद इलेक्ट करते हैं। सो वी आर रूलिंग आवरसेल्व्स, है ना। जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करेंगे वही हमें रूल करेगा। तो हम एक टाइप से अपने आप को रूल करते हैं। सो पीपल रूल देमसेल्व्स इन डेमोक्रेसी थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस जैसे कि पंचायत हो गया, म्यूनिसिपलिटीज हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस हैं सेल्फ गवर्नेंस के, जब हम खुद को गवर्न करते हैं, खुद को रूल करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला रीजन। अगला रीजन है इन अ गुड डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि रिस्पेक्ट दी जाती है डाइवर्स ग्रुप्स को एंड व्यूज को जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता है कि सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड मेनी अदर क्राइटेरियाज। तो काफ़ी बेसिस पर डाइवर्सिटी होती है कंट्री में, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, व्यूज होते हैं। लेकिन एक अच्छी डेमोक्रेसी में, एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी ओपिनियंस को, सभी ग्रुप्स को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी को ज़्यादा या अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है। सो ऑल आर इक्वल इन अ डेमोक्रेसी एंड ऑल द ग्रुप्स एंड द ओपिनियंस ऑफ पीपल आर गिवन रिस्पेक्ट, ठीक है। सो ये एक गुड डेमोक्रेसी का फीचर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वही सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये रीजंस हैं उसके पीछे। अगला रीजन है एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। जो भी पब्लिक पॉलिसीज बन रही हैं तो उनकी शेपिंग में
हर एक इंसान की वॉइस होती है, मतलब हर एक इंसान का ओपिनियन होता है। ओके, जैसे गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है, जो भी डिसीजन ले रही है, वो पीपल के वेलफेयर के लिए ही कर रही है, लोगों के अच्छे के लिए ही कर रही है। तो अगर लोगों को कोई डिसीजन गवर्नमेंट का सही नहीं लगेगा, अपने फेवर में नहीं लगेगा, तो जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को फिर वो डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। तो जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उसमें जो हर एक इंसान का उसमें वॉइस होती है इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो पीपल आर हैविंग अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो इन सारी रीजन से हमें पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वही सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है एंड इससे, इन रीजन से हमने इसको जस्टिफाई किया है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करना है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं कि जब हम गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हमें उसी को डिस्क्राइब करना है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। एंड ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2020 एंड 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, so horizontal power sharing arrangement is one of the types of power sharing. This type of power sharing takes place among different organs or institutions of government, all placed at the same level. No organ is subordinate to the other. तो ये horizontal power sharing क्या है? ये एक टाइप का power sharing arrangement है एंड इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की जो organs होते हैं, जो institutions होते हैं, उनमें पावर को शेयर कर दिया जाता है एंड वो सारे जो organs होते हैं गवर्नमेंट के, वो सेम लेवल पर प्लेस किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऑर्गन ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा हायर है किसी दूसरे ऑर्गन से। जो सारे ऑर्गन हैं वो इक्वल लेवल पर होते हैं, ठीक है। नो ऑर्गन इज सबऑर्डिनेट टू अदर, ठीक है। तो ये हो गया। देन पावर इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 ऑर्गन्स विद डिफरेंट फंक्शंस फॉर ईच ऑफ देम। एंड तीनों फंक्शंस में पावर को इक्वली डिवाइड किया जाता है एंड हर एक ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो तीनों का फंक्शन अलग है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इंप्लीमेंट करता है। जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो तीनों ऑर्गन्स का फंक्शन अलग है लेकिन पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तीनों ऑर्गन्स में, ठीक है। Then these organs are independent and check over one another for misuse of power. ये तीनों जो organs होते हैं गवर्नमेंट के, ये इंडिपेंडेंट होते हैं एंड ये एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एक ऑर्गन अपनी पावर को मिस यूज कर रहा है तो फिर दूसरा ऑर्गन उसे चेक कर सकता है। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। Then in India, this kind of arrangement is found among legislative, executive and judicial organs at all levels. तो इंडिया में ये जो horizontal power sharing का जो ये arrangement है, ये हमें देखने को मिलता है legislative, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स में, ठीक है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। एंड जब पावर को ऐसे हम तीनों ऑर्गन्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो इससे पावर का एक्यूमुलेशन नहीं होता। मतलब किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, सभी के पास इक्वल पावर है एंड वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस चेक कर सकते हैं। इससे बैलेंस बना रहता है पावर का। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इसको ऐसे हमने डिस्क्राइब किया। Okay, now let's move on to question number 5. Question number 5 is why is power sharing desirable? Power sharing करना desirable क्यों है? मतलब क्यों पावर को शेयर करना चाहिए? Why is it important? Why is it necessary? Why is it desirable? Okay, so the answer is power sharing helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Obviously, एक कंट्री में ऐसा तो होता नहीं है कि सेम टाइप के लोग रहते हैं जिनके सेम विचार हैं, सेम ओपिनियंस है। ऐसा नहीं होता है। हर एक कंट्री में हर एक मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन की भी बात करें तो उसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी होती है लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर डाइवर्सिटी होती है। लोगों के ओपिनियंस अलग होते हैं, व्यूज अलग होते हैं। तो जब डाइवर्सिटी है, इतनी अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो उन सभी में पावर को शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी को पावर मिलनी चाहिए, सभी को इक्वल पावर मिलनी चाहिए। अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ऑब्वियस ही बात है। सो सबसे मेन रीजन तो यही है कि पावर शेयरिंग क्या करती है, ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करती है सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर
as social conflict often leads to violence and political instability। देखो अगर वायलेंस हो भी गई सोशल ग्रुप के बीच में तो इससे क्या होगा, जो हमारी पॉलिटिकल है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वही इंस्टेबल हो जाएगी एंड वायलेंस होगी इससे, ठीक है, लोगों की डेथ होगी, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज, दोनों जब ग्रुप्स आपस में लड़ेंगे, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी ग्रुप्स हो सकते हैं, जब वो आपस में लड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, ह्यूमन लाइफ को नुकसान होगा, ठीक है। सो इट वायलेंस इज नॉट गुड एट ऑल, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। सो पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इससे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है एंड वायलेंस नहीं होती है, ठीक है। Then, imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। देखो हम एक कंट्री में मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, ठीक है। एक कंट्री में एक मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग उस कम्युनिटी के होते हैं एंड कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो हमें मतलब शॉर्ट रन में मतलब काफ़ी कम टाइम में हमें ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो चाहती है उसी की विल को इम्पोज कर देना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी पर भी। मतलब जो मेजॉरिटी चाहती है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है वैसा ही होना चाहिए, माइनॉरिटी की बात सुननी नहीं चाहिए। ये अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है शॉर्ट रन में, मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर इसको हम मतलब एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक इसको अगर हम ऐसे ही करें तो ये क्या करता है, इससे क्या होता है, जो नेशन की जो यूनिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है, नेशन की जो यूनिटी है वो अंडरमाइन होती है। बिकॉज अगर आपको नेशन को यूनाइटेड रखना है, उसको एकजुट रखना है, तो आपको सारी कम्युनिटीज़ की बात सुननी पड़ेगी ना, सारी सोशल ग्रुप्स के ओपिनियंस मैटर करते हैं, सभी को आपको इक्वली पावर देनी होगी। अगर आप ऐसी ही मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल को इम्पोज कर दोगे सारी कम्युनिटीज़ पर, माइनॉरिटी पर, तो इससे नेशन की जो यूनिटी है वो अंडरमाइन होती है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट गुड, द पावर शुड बी शेयर्ड। Tyranny of the majority is not only oppressive for the minority but it also brings ruin to the majority। tyranny का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनफेयर यूज ऑफ पावर। जब पावर का सही यूज नहीं किया जाता उसको टाइरनी बोलते हैं। तो मेजॉरिटी जब अपनी पावर का गलत यूज करती है, अनफेयर यूज करती है, तो इससे क्या होता है, ये माइनॉरिटी के लिए भी ऑपरेसिव है, मतलब माइनॉरिटी का तो ऑपरेशन हो ही रहा है, उनका तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है, साथ ही साथ जो मेजॉरिटी है उसको भी नुकसान होता है। बिकॉज देखो जब माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी जाएगी तो कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेजॉरिटी का उसमें फ़ायदा नहीं है, मेजॉरिटी का भी नुकसान ही होगा। बिकॉज जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों ग्रुप्स को नुकसान होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो अगर हम ऐसी मेजॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी तो इससे माइनॉरिटी को तो नुकसान होता ही है, उनका तो ऑपरेशन हो ही रहा है, साथ ही साथ मेजॉरिटी को भी इसका नुकसान होता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। पावर को शेयर करना चाहिए इन अ कंट्री और इन एनी अदर रीजन, ओके। सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हमने 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करे, अब हम 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के होते हैं, सो उस हिसाब से आप आंसर लिखोगे। So the first question is explain any 3 elements of the Belgium model of power sharing। तो हमें बेल्जियम मॉडल, जो बेल्जियम मॉडल था पावर शेयरिंग का, उसके हमें 3 एलिमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। सो द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का जो नंबर होगा वो इक्वल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इससे किसी भी एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी नहीं है एंड दोनों जो कम्युनिटीज हैं, दोनों जो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। Then some special laws require the support of a majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally। तो देखो कुछ स्पेशल लॉज हैं जिनको दोनों कम्युनिटीज, दोनों लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के मेजॉरिटी की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि कोई भी एक कम्युनिटी अपने आप से मतलब डिसीजन नहीं ले सकती है, दोनों कम्युनिटीज की मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। दोनों जो कम्युनिटीज हैं दोनों की मेजॉरिटी की जरूरत होगी तभी वो डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। Then many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. And हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, जो many powers of central जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई हैं। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती है। सो इट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट,
ठीक है। तो पावर को गवर्नमेंट के लेवल्स में भी शेयर किया, एक तो जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उसमें भी पावर को शेयर कर दिया, फिर जो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनमें भी पावर को शेयर किया, ठीक है। Then Brussels had a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. And जो ब्रसेल्स है ना, ब्रसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल, उसमें अलग गवर्नमेंट है, सेपरेट गवर्नमेंट है, एंड उसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। एंड जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एग्री किया है, एक्सेप्ट किया है ब्रसेल्स में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमें पता है कि बेल्जियम एज अ होल, अगर हम की बात करें तो डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि दोनों कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए, जबकि डच स्पीकिंग क्या थे, मेजॉरिटी में थे। तो इसीलिए ब्राजील्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उन्होंने ये एग्री किया कि दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ब्राजील्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में एंड डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में। तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ब्राजील्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इसलिए एग्री किया क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने सेंट्रल लेवल पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एग्री किया। तो ऐसे पावर को शेयर किया गया है ब्राजील्स में, विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो ये बेल्जियम मॉडल के 3 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, ऐसे पावर को शेयर किया गया है बेल्जियम में। इस वजह से बेल्जियम में पावर को इतनी अच्छी तरीके से शेयर किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है बेल्जियम में जो कि कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करती है। तो पावर को इतनी अच्छी तरीके से शेयर किया है, इसलिए वहां पर कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हमें 3 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को यहाँ पर डिस्कस करना है, मेंशन करना है, ठीक है। पावर शेयरिंग की अलग अलग फॉर्म्स होती है, जैसे हमने देखा हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, तो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो किसी भी 3 फॉर्म्स को हमें मेंशन करना है। सो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। काफ़ी फॉर्म्स होती हैं पावर शेयरिंग की। पहली फॉर्म है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब गवर्नमेंट के हम अलग अलग ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। दिस टाइप इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दे आर ऑल प्लेस्ड एट सेम लेवल एंड नन इज गिवन एब्सोल्यूट पावर। किसी भी एक ऑर्गन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, सभी के पास इक्वल पावर होती है एंड दे ऑल आर एट सेम लेवल। तो ये हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देन अगली फॉर्म है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। देखो एक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग लेवल पर होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट भी होती है। तो जब गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में हम पावर को शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हेयर द central or national power of law making, execution and judicial is divided into their sub units at state and local level। तो इसको स्टेट लेवल एंड सब लेवल पर स्टेट लेवल पर एंड लोकल लेवल पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पावर को, ठीक है। द सेंट्रल यूनिट होल्ड्स द मोस्ट पावर बट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट और लोकल यूनिट्स। देखो ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन बनाने के लिए या कुछ करने के लिए ऑर्डर कर सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया दूसरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। देन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम में हमने जो कम्युनिटी गवर्नमेंट देखी वो इसी का एग्जाम्पल है कि कैसे सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। देन रिजर्वेशंस इन जॉब, पोस्ट फॉर सर्टेन ग्रुप्स इन इंडिया। जैसे आप देखते होगे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें रिजर्वेशन होता है। तो वो रिजर्वेशन क्यों होता है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी ग्रुप्स हैं, उन सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जिन ग्रुप्स को इतना रिप्रेजेंटेशन या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली पहले, तो उनको साथ में लाने के लिए, इक्वल लेवल पर लाने के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हमने 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को यहाँ पर डिस्क्राइब किया, ओके। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। देखो इससे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन बतानी है या फिर श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन बतानी है, बिकॉज इस चैप्टर में हमने इन दोनों कंट्रीज के एग्जाम्पल से ही समझा है, ओके। सो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। सो श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। हमें पता है कि श्रीलंका की एक डाइवर्स पॉपुलेशन थी, देन डाइवर्स पॉपुलेशन है, ओके।
The Sinhalese community forms the majority of the population 74%, with Tamils 18% who are mostly concentrated in the north and east of the island, forming the largest ethnic minority. Other communities include the Muslims. तो देखो सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, तो जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में थी श्रीलंका में, विच इज़ अबाउट 74% ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब श्रीलंका की जो 74% पॉपुलेशन थी वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे. सो देवर इन मेजॉरिटी. एंड बाकी 18% लोग थे तमिल्स, मतलब जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे. ठीक है. एंड ये मोस्टली नॉर्थ एंड ईस्ट, जो श्रीलंका एक आइलैंड है तो उसके नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में ये तमिल बोलने वाले लोग कंसंट्रेटेड थे. ठीक है. एंड बाकी ये एंड फॉर्मिंग द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी, जो तमिल स्पीकर्स थे वो लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी थे, मतलब माइनॉरिटीज में भी ये लार्जेस्ट माइनॉरिटी थे. ओके. अदर कम्युनिटीज इंक्लूड द मुस्लिम्स. एंड और दूसरी कम्युनिटीज माइनॉरिटी में थी, माइनॉरिटी में है जैसे कि मुस्लिम्स. ओके. देन among Tamils there are two subgroups. The Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils 13%, and the Tamils who were brought and indentured laborers from India by British colonists to work on estate plantations are called the Indian origin Tamils, which were 5%. तो देखो तमिल्स टोटल 18% थे श्रीलंका में, लेकिन उन 18% तमिल्स में भी दो सब ग्रुप्स थे. एक थे श्रीलंकन तमिल्स एंड दूसरे थे इंडियन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स वो थे जो नेटिव श्रीलंका को ही बिलोंग करते थे, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो भी श्रीलंका के ही थे, वो वहीं पर बॉर्न हुए. सो दे वर नोन एज श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% थे. बाकी के जो 5% तमिल्स थे देवर इंडियन तमिल्स. इंडियन तमिल्स कौन? जिनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनको वो इंडेंचर्ड लेबर की तरह श्रीलंका पे आए प्लांटेशन काम के लिए. जो ब्रिटिश के कॉलोनिस्ट थे वो उनको लेकर आए काम करवाने के लिए, एंड देन वो वहीं पर श्रीलंका में बस गए एंड उनकी जनरेशन ग्रो हुई. तो फिर वो जो तमिल्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा इंडियन ओरिजिन तमिल्स. तो वो थे 5%. तो तमिल बोलने वाले लोगों में भी ये दो सब ग्रुप्स थे. ओके. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus और Muslim. अब जो सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे, जो मेजॉरिटी में थे, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? बुद्धिज्म को. सो मोस्टली बुद्धिस्ट थे. एंड जो मोस्ट ऑफ जो तमिल्स थे, मतलब जो तमिल स्पीकर्स थे, वो मोस्टली क्या थे? हिंदूज या फिर मुस्लिम थे. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhalese. And श्रीलंका में 7% क्रिश्चियन लोग थे जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते थे, एंड वो तमिल भी थे, सिन्हलीज में थे, मतलब कुछ तमिल लैंग्वेज भी बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते थे. ओके. तो ये पूरी एथनिक कॉम्पोजिशन है श्रीलंका की. आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो विद द डायग्राम गिवन इन द NCERT. ठीक है. एंड ये आपको याद होनी चाहिए बिकॉज इसमें से तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके. सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. अब हम केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. हमने 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर लिए. नाउ वी विल डू 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, हियर इज द फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन. ये है फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन. तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है? आपको एक केस गिवन होता है, एक सिचुएशन गिवन होती है, एंड देन उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So the first question is, the idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time it was believed that all power of the government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide dispersed, it would not be possible to take quick decisions to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. On one basic principle of democracy is that people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. ठीक है. अब इससे रिलेटेड हमसे 1 by 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हम आंसर करेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. ये तो सही है. देन पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. ये भी सही है. दैट पीपल रूल देमसेल्व्स, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ये भी सही है. Then everyone has a voice in shaping of public policies. This is also correct. State governments are not powerful as central government and work under their thumb. नहीं, this is the wrong statement. जो state government होती है
वो एज सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी पावरफुल नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं एंड उन्हें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट एज पावरफुल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंडर में काम करेंगे, उनके सारे डिसीजंस को, ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट गलत है in the one of the principles of democracy. So principles of democracy से related ये वाली statement गलत है। So option number 4 is the correct answer. तो ये था first question. Now let's see the other question. So here is the second question. तो ये रहा second question, third question. So second question है fill in the blanks by choosing the most appropriate option. आपको ये fill in the blank करना है and इनमें से सही option को select करना है. So dash is an institution of self governance. इनमें से कौन सा एक इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नेंस का? फर्स्ट ऑप्शन इज पंचायत, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल कंपनी। करेक्ट आंसर इज पंचायत। पंचायत क्या है? इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नेंस का। कैसे? देखो पंचायत में क्या होता है कि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो मतलब गाँव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनका भी पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरेस्ट बनता है एंड वो अपने अफेयर्स को, अपने कामों को खुद हैंडल करना सीखते हैं, वो अपने को खुद गवर्न करना जानते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो रूट लेवल पर, बिल्कुल ग्रास लेवल पर अप्लाई करती है, फंक्शन होती है जब पंचायत फॉर्म होती है। सो दैट्स व्हाई पंचायत को बोला जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस करना मतलब खुद अपने आप को रूल करना, खुद अपने डिसीजन लेना। तो इसका ये एक इंस्टीट्यूशन है पंचायत, क्योंकि पंचायत में बिल्कुल ग्रास लेवल पर, रूट लेवल पर डेमोक्रेसी का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज पंचायत। पंचायत इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। देन सी तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर दिस डिस्क्रिप्शन। तो इस डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वी कॉल इट a horizontal division of power sharing, vertical division of power sharing, diagonal division of power sharing या फिर unitary division of power sharing। जब हम गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में पावर को शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वी नो दैट दिस इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो करेक्ट आंसर होगा वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन इजीली आंसर देम। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो पहले केस बेस्ड क्वेश्चन से ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए, तीनों को हमने आंसर किया। सो दिस वाज द फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन इज two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Full stop is social conflict often leads to violence and political instability. Power sharing is a good way to install the stability of political order. ठीक है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. थोड़ी mistyping हो रखी है। There is a second deeper reason why power sharing is a good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and those have to live with its effect. People have a right to be consulted and how they are to be governed. ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन अ प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर को शेयर करने के 2 रीजन होते हैं, एक होता है मोरल रीजंस एंड दूसरे होते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस इस बात पर फोकस करते हैं कि पावर शेयरिंग करने के क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या आउटकम्स आएंगे, जबकि मोरल रीजंस इस पर फोकस करते हैं कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, वो वैल्यूएबल है। ठीक है, तो जो मोरल रीजंस होते हैं वो मोरालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं एंड जो प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं वो इस पर फोकस करते हैं कि पावर शेयरिंग के क्या क्या फायदे होंगे, आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो हमें एक प्रूडेंशियल रीजन बताना है पावर शेयरिंग का। सो इसका आंसर है प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स, हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस। तो ये एक प्रूडेंशियल रीजन है कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये मतलब एक टाइप से प्रूडेंशियल रीजन कैसे है, प्रूडेंशियल रीजन कैसे है, क्योंकि देखो अगर हम पावर को शेयर कर रहे हैं तो ऐसा होगा
जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, तो पावर शेयरिंग का ये फायदा हुआ। सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आउटकम्स की, रिजल्ट्स की बात करी जा रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वन काइंड ऑफ पावर शेयरिंग नॉट फाउंड इन अ डेमोक्रेसी बट कैन बी कॉमनली सीन इन अ कन्फेडरेशन। ऐसी हमें एक पावर शेयरिंग की एक ऐसा हमें टाइप बताना है, ऐसा काइंड बताना है जो कि डेमोक्रेसी में नहीं पाया जाता, लेकिन जो कॉन्फेडरेशन होती है उनमें हमें देखने को मिलता है। कॉन्फेडरेशन मतलब जब ग्रुप ऑफ नेशन आपस में मिलकर अलायंस बना लेते हैं उसे कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक कंट्रीज डू नॉट शेयर पावर्स विद देयर नेबरिंग कंट्रीज, दिस इज फाउंड इन कॉन्फेडरेशंस कॉमनली। हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो आपस में जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उनमें पावर को शेयर नहीं करती। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी पावर्स को अपनी नेबरिंग कंट्रीज में शेयर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। जबकि जो कॉन्फेडरेशंस होती हैं उनमें कंट्रीज के बीच में पावर को शेयर करी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर EU मतलब यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन ये एक यूनियन है कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस का, तो इसमें नेशंस के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। इज अ यूरोपियन यूनियन हैज सच एन अरेंजमेंट, तो यहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल दिया गया। इन अ सॉवरेन कंट्री नो एक्सटर्नल कंट्री कैन इन्फ्लुएंस इट इन मेकिंग एनी डिसीजन, जबकि जो एक सॉवरेन कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कोई और दूसरा कंट्री इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो अपने डिसीजन खुद ही लेगा, ठीक है। जबकि कॉन्फेडरेशंस में ये मोस्टली में देखने को मिलता है कि पावर को नेशंस के बीच में भी शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन टायरनी। टायरनी को हमें डिफाइन करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है गवर्नमेंट बाय अ सिंगल और मल्टीपल रूलर्स विद एब्सोल्यूट पावर इज कॉल्ड अ टायरनी, गिविंग एब्सोल्यूट पावर्स इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कैन लीड टू द टायरनिकल और डिस्पोटिक गवर्नमेंट। जब हम एक सिंगल या फिर जब गवर्नमेंट बनती है एक सिंगल या फिर मल्टीपल रूलर्स द्वारा एंड उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, मतलब अनलिमिटेड पावर होती है, वो अपनी मन मर्जी चला सकते हैं, अपनी पावर का अनफेयर यूज़ कर सकते हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सो इसको बोला जाता है टायरनी, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें एब्सोल्यूट मतलब अनलिमिटेड पावर आ जाती है इन द हैंड्स ऑफ अ इंडिविजुअल, मतलब किसी एक इंडिविजुअल के पास या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास। एंड इससे डिस्पोटिक गवर्नमेंट बन सकती है, मतलब डिक्टेटरशिप बन सकती है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर टायरनी को डिफाइन कर दिया। सो दिस वाज द सेकेंड केस बेस्ड क्वेश्चन। हमने सारे 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप यू फाउंड दीज क्वेश्चंस हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।